वेलकम बैक बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फर्स्ट। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा क्योंकि कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी बच्चों लोग पढ़ रहे हैं वो इसका सफर इस वीडियो से, इस क्लास से आपको समझना आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को हर एक तरीके से, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना क्योंकि यहां से आपका सफर अकाउंटेंसी का शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बातें कर लिया है, लेकिन अगर इस चैप्टर की अगर बातें करूं बच्चा, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि आपको बेसिक से बेसिक चीज को सिखाने में हेल्प करेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहली बात जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में वो क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं वाउचर किसको कहते हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस किसको कह सकते हैं, फिर डेबिट और क्रेडिट रूल जो होता है वो किस तरीके से हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होता है और अलग अलग तरह के जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिर कैश बुक क्या है और साथ ही साथ पीटी कैश बुक क्या है और बहुत सारे ऐसे बातें जो कि हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं क्योंकि अकाउंटेंसी खासकर यहां से आपका शुरू होता है। इसीलिए आपको ये वीडियो आपको सही तरीके से बेसिक समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है आपका सबसे पहले एक छोटा सा मीनिंग से हम आपको शुरू करते हैं बच्चा। तो ध्यान सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में बातें करा है जब बैलेंस शीट के बारे में करा ना, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब बैलेंस शीट किस तरीके से बनता है, एक तरफ होता है एसेट साइड, दूसरी तरफ क्या होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड होता है कि नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कुछ इस तरीके से बातें कहता है, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू ऑल इंपैक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी अगर बिजनेस अगर है और बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है बच्चा तो वहां पे दो तरफ इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई अगर प्रोडक्ट अगर परचेज अगर कर रहा है तो कोई सेल्स कर रहा होगा ना एक तरफ, उसी तरीके से हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो एक बैलेंस शीट में आपको देखने को मिला है और आगे भी बहुत सारे बातें मिलेगा, एसेट इक्वल्स टू जो होता है ना इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, अब यहाँ पे कैपिटल्स भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस ये कहना चाह रहा है आपका एसेट डिक्रीज तभी कर सकता है जब आपका लायबिलिटीज है ना बढ़ेगा, ठीक है ना, या घटेगा। यहाँ पे एक चीज अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा चीज पे क्या होगा, घटने का इंपैक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्चा होता है उसको ऐड करना होता है। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल्स टू आप क्या कह सकते हो, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस आप कैपिटल ले लो या तो आप यहाँ पे इक्विटी ले लो। ठीक है ना, ये दोनों बराबर चलना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों तरफ इंपैक्ट बढ़ रहा है। आप यहाँ पे और अच्छे तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे चलो, ठीक है, यहाँ पे चलो और यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है। मैं तो सिर्फ अभी इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, लेकिन जो अगला जो वीडियो जितने भी आने वाले सबका इंट्रोडक्शन फिर क्लासेस के एनसीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चन है बच्चा वो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपको 100% आपके अकाउंटेंसी आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट दो बेस पे काम करता है, एक तरफ घट रहा है दूसरा तरफ बढ़ रहा है, एक लेने वाला है एक देने वाला है, परचेज हो रहा है एक सेल हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा बिजनेस में यहाँ पे दो एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट पे यह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बच्चा वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एक तरफ जा रहा होता है तो एक तरफ आ रहा होता है, यही जाने और आने के हिसाब से बैलेंस करना ही आपका काम होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू विच एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, नेमली डेबिट साइड या क्रेडिट साइड की हम लोग बातें कर सकते हैं। इट मींस दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डिंग अफेक्ट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वली। तो दोनों तरफ बराबर का हिस्सा, बराबर का इंपैक्ट पड़ना चाहिए। आपको आप सिंपल से क्वेश्चन समझाते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझ में आ गया, जो क्या होता है एसेट इक्वल्स टू क्या होता है लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल्स होता है। अब ये देखो जितना आपके पास एसेट होना चाहिए, जितना होना चाहिए एसेट उतना ही आपका लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल्स मिला के होना चाहिए। अगर इधर 5 लाख है इधर भी दोनों मिला कितना होना चाहिए, 5 लाख ही होना चाहिए, और ये दोनों तरफ इंपैक्ट करेगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अगर कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुआ है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश,
उसका एंट्री जो बनता है वो कैश टू कैपिटल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और भी किससे स्टार्ट किया, कैश से, और जब स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल बढ़ता है, ठीक है ना। और कैपिटल साइड किधर लिखा आता है, तो इक्विटी जो कि लायबिलिटी साइड होता है, और कैश किधर होता है बच्चा, एसेट साइड में होता है। तो आप यहाँ पे देखो कैश आपका 1 लाख से शुरू किया होगा, इसको मतलब 1 लाख यहाँ बढ़ा और एक तरफ कैपिटल बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपैक्ट देख रहे हो, एक तरफ आपका एसेट साइड है और एक तरफ क्या आपका है, लायबिलिटी साइड है। इधर मान लीजिए हम दो इस तरीके से बना देते हैं, इधर आपका एसेट है उधर लायबिलिटीज है। इधर जितना आएगा जोड़ने पर इधर भी उतना ही आना चाहिए जोड़ने पर, दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए, है कि नहीं है। तो आप देखो, अब दूसरा क्वेश्चन को समझते, ये समझ में आ गया, 1 लाख यहाँ पे एसेट बढ़ा और एक साइड वहां पे कैपिटल भी बढ़ गया, मतलब दोनों यहाँ पे बैलेंस है। अब आगे क्या बोला गया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता होगा और जहां पे अगर मान के चलिए अगर बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है अगर कैश में हुआ है, इसका मतलब कैश तो चला जाएगा ना। आप यहाँ बिजनेस स्टार्ट किए 1 लाख से, आप यहाँ फर्नीचर क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर, तो 1 लाख आपके पास जब एसेट है तो आप फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर तो एक आपका एसेट बढ़ जाएगा, फर्नीचर का एसेट एक बढ़ेगा, लेकिन आपका कैश तो घटेगा। तो 5,000 रुपया आपका 1 लाख में से घट गया और 5,000 का फर्नीचर आपका बढ़ गया, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब जीरो। इधर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि आप फर्नीचर आपके पास आया तो फर्नीचर आपका एसेट है, तो फर्नीचर तो बढ़ गया, लेकिन आपने कैश में पेमेंट किया तो कैश तो घटेगा ना। यहाँ पे क्योंकि डुअल एसेट के हिसाब से काम करता है, तो यहां तक आपका ये बैलेंस हो गया, हुआ या नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे मान लो परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर फिर से आप सामान खरीदे हो, ये क्या खरीदे हो नहीं खरीदे हो पता नहीं, लेकिन जैसे आपने सामान अगर खरीदे हो तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स खरीदे हो, ठीक है ना, परचेज गुड्स मतलब स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ अगर कैश परचेज किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कैश, तो कैश तो घटेगा ना। पहले तो 1 लाख था आपके पास, 5,000 रुपए फर्नीचर खरीद लिए, अब बचा 95,000, 95,000 में से 20,000 रुपए का फिर से आप स्टॉक खरीद लिए, ठीक है। तो आपका 95,000 में से आपका 20,000 रुपया चला जाएगा, तो कितना बचा आपके पास, 75,000, ठीक है। और ये फर्नीचर आपका बढ़ा हुआ है 5,000 यहाँ पे, और एक स्टॉक भी आपका तो एसेट है। अब इसको जोड़ लो, तब यहाँ पे जब फिर से जब जोड़ोगे बच्चा, यहाँ पे 20,000, 5,000, 75,000, इस सब को जोड़ने के बाद आपको 1 लाख ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे क्या दिख रहा है आपको, जितना अगर एसेट में अमाउंट कोई बढ़ रहा है या घट रहा है तो उधर भी उसी तरीके से हो रहा है। आपको यहां फिर से मैं बात कर रहा हूं, इस पे आ जाओ, ये है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप सामान अगर उधारी खरीदते हो तो कैश तो घटेगा नहीं क्योंकि सामान क्या है, उधारी है। हाँ, एक स्टॉक में बढ़ जाएगा, ठीक है, सामान आपके पास आ जाएगा। तो पहले से 20,000 रुपया को हम खरीदे थे सामान, वो तो है ही है, लेकिन जैसे उधारी खरीदोगे तो उधारी वाला और ये नगद वाला वैसे टोटल परचेज माना जाए। टोटल परचेज इक्वल टू होता है आप जितना भी कैश परचेज करो या क्रेडिट परचेज करो, क्रेडिट परचेज प्लस में कैश परचेज इक्वल टू टोटल परचेज होता है। तो यहाँ पे ये दोनों परचेज होगा, मतलब स्टॉक हो गया, ठीक है। लेकिन ये उधारी आप बच्चा लिए हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके पास जो लायबिलिटीज है वो तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे 36,000 रुपये स्टॉक्स तो बढ़ गया, तो आपका इधर भी तो बढ़ना चाहिए। तो 36,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने सामान उधारी लिया है तो आप किसी के लिए क्रेडिटर्स बन रहे हैं ना, तो आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिटर्स का यहाँ पे हेडिंग डल जाता है। अब जैसे इसको आप जोड़ोगे, तो 1,36,000 और इसको भी आप जोड़ के देखो, यहाँ इसको जोड़ के देखो, यहाँ पे देखो 1,00,000 और 36,000 रुपये इसको जोड़ेंगे तो 1,36,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको भी अगर जोड़ोगे बच्चा तो 1,36,000 होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है रेंट पेड। अब रेंट पेड ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कैश भी लिया होगा, ठीक है। जहां पे रेंट पेड की बातें हो रहा है और कहीं पे किसी भी तरीके से यहाँ पे बातें नहीं चल रहा है, जो कैश में लिया है या चेक से दिया है ऐसा बातें नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कैश लिया हुआ, तो इसका मतलब 700 रुपया का रेंट जो पेड किया है तो कैश में से 700 रुपया चला जाएगा रेंट के हिसाब से, और जैसे ही 700 रुपया कैश अगर चला गया कैश में से तो कैपिटल में से भी 700 रुपया घट जाएगा ना, है कि नहीं है। तो फिर भी उस तरीके से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, जितना आपका एसेट होगा उतना ही आपका दूसरा जो साइड होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे कुछ हमने ट्रांजैक्शंस लिया है, इस ट्रांजैक्शंस को मैंने कहाँ इंपैक्ट दिखाना है आपको मैं समझाता हूं। जैसे देखो, अगर आपको कोई बिजनेस जब स्टार्ट करे हो कैश के साथ तो क्या होता है, आप
कैश, तो कैश तो बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाए जो कमेंसमेंट बिजनेस थे ना, कैश शुरू हुआ है तो कैश टू कैपिटल, इसका एंट्री क्या बन जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। अभी सीखेंगे आगे चल के जर्नल एंट्री। तो कैश तो होता ही है और कैपिटल्स की बातें करते हैं, तो कैपिटल्स जहां पे भी बिजनेस स्टार्ट की बात होगा बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना कैश टू कैपिटल, कैश और कैपिटल की बात होगा, ठीक है। चाहे राम शुरू करे या मोहन शुरू करे, ठीक है ना, तो कैश टू कैपिटल, इससे मतलब ये हुआ कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला बात समझ में आ गया। उसी तरीके से बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अब राम से हमने सामान खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ आपका स्टॉक बढ़ेगा एसेट साइड में, लेकिन लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगा, तो एक क्रेडिटर्स आपको लिखना पड़ेगा। देखो, अ गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, सो एन इफेक्ट इज दैट शुड बी सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द गुड्स, या स्टॉक्स में लगेगा। और अदर इफेक्ट इज सिंस गुड्स हैव बीन परचेज ऑन द क्रेडिट, सो इट इज आल्सो बी शो इन द लायबिलिटीज एज ए क्रेडिटर्स। तो मैंने अभी आपको दिखाया है, सामान अगर परचेज करते हैं उधारी, तो देखो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ देखो एक स्टॉक्स बना है, स्टॉक में चला गया, ऐड हो गया, लेकिन उधारी क्रेडिटर्स के नाम से बन जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। फिर सोल्ड गुड्स, यहाँ पे कैश, आप सामान बेचे हो कैश, इसका मतलब यही हुआ आपका कैश बढ़ेगा और स्टॉक घटेगा, क्योंकि सामान आप कहां से बेचोगे, स्टॉक में से ना। अब सामान खरीद के रख रहा है स्टॉक में, बेचोगे तो स्टॉक है कि ना घटेगा, तो यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा और स्टॉक घट जाएगा, लेकिन एसेट साइड में। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ बोला गया पेड टू क्रेडिटर्स 20,000, और जैसी बच्चा अगर हम क्रेडिटर्स को अगर 20,000 अगर देते हैं तो कैश घटेगा और जो लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स था वो भी घटेगा, क्योंकि हम किसी को उधारी दिए हैं, तो जो मेरे पास लायबिलिटीज था जो क्रेडिटर साइड का बातें करें वो तो घटना चाहिए ना। तो 20,000 रुपया क्रेडिटर से भी घट जाएगा और कैश से भी घट जाएगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। अगली बात, रेंट पेड ₹5,000, अगर यहाँ पे कुछ भी आते नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यही हुआ हमने यहाँ पे कैश पेड किया। अब रेंट पेड अगर कर रहे हैं तो कैश में से तो घटबे करेगा और आपका कैपिटल में से भी घट जाएगा। सो अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने सबका लिख दिया है, वैसे मैं बात यहाँ पे समझा ही रहा हूँ। द ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट बोथ द साइड, कैश हैज बीन पेड सो इट इज रिड्यूस कैश और कैपिटल इज ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि कैश और कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया गया था। तो जैसे अगर कैश किसी को दे रहे हैं तो कैश तो घटबे करेगा और कैपिटल भी घटेगा, आपका पूंजी भी घटेगा। चलो आगे बात सुनो बच्चा, कमीशन रिसीव 8,000, और जब हम कमीशन अगर रिसीव अगर करते हैं तो हम लोग को पता है कमीशन एज हो सकता है कैश के रूप में आया होगा, तो एसेट साइड में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसको हम लोग एक कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि जब कहीं से कैश आता है तो कैश ऐड हो जाता है और कैपिटल में भी ऐड हो जाता है। जैसे जा रहा है तो घटेगा और आ रहा है तो जुटेगा, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट की अगर बातें करें, ये भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि एक तरीके से अपने आप में एक इनकम होता है, इसीलिए हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। एडेड बैक टू द कैपिटल्स, it is not received so it is be so in the asset side as an asset, तो कैपिटल में भी ऐड कर लेना है, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट के रूप में कोई भी चीज आ रहा है। मैंने अभी क्या बोला, अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब वो आपको ऐड होगा, एसेट में भी होगा और कैपिटल में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। रेंट रिसीव इन एडवांस, अगर रेंट मान लीजिए एडवांस में आपको रिसीव हुआ है तो कैसे नहीं रिसीव हुआ होगा, तो कैश साइड में आप इसको ट्रीटमेंट कर दो और इसको ऐड कर दो कैश कॉलम के हिसाब से, एसेट साइड के हिसाब से, ठीक है। अभी एडवांस है तो एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटीज ना होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई रुपया पहले ही अगर दे दिया तो आपके लिए तो लायबिलिटीज है ना, उसका काम करके आपको देना ही पड़ेगा, यही बातें हो रहा है, ठीक है। तो एक लायबिलिटीज भी है जो लायबिलिटी साइड में भी दिखाना होगा और एक तरफ आपको एसेट साइड में भी दिखाना होगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000, अगर मान लीजिए फिर से वही बात, प्रीपेड मतलब पहले ही मैंने पैसा जमा कर दिया, तो पैसा अगर जमा कर दिया, पेड कर दिया, तो कैश तो वैसे भी चला जाएगा। द ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट ओनली वन साइड एज ए प्रीपेड एक्सपेंस, इस बात को ध्यान सुने। ऐसा ट्रांजैक्शन जो प्रीपेड होता है तो बोला गया है जब अफेक्ट ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे अफेक्ट करता है, वो भी एसेट, सो शुड बी शो ऑन द एसेट साइड ऑन द कैश पेड। आपने कैश पेड किया ना तो आपको ये चला गया, सो बिजनेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश कॉलम ऑन द एसेट साइड। मतलब जब भी अगर आपका प्रीपेड अगर इंश्योरेंस है, ठीक है ना,
ये आपका इंश्योरेंस है। अगर आप इंश्योरेंस अगर प्रीपेड में अगर जमा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना बच्चा, ये एसेट साइड में जो कैश होता है उससे ये डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐड कैपिटल तो गेन होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको इसी तरह रखना पड़ेगा। परचेज मशीनरी फॉर कैश, सिंपल सी बात है, परचेज अगर आपने मशीन परचेज किया है तो एसेट साइड में एक मशीन जो होगा एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मशीन बढ़ेगा, और कैश यहाँ पे अगर लिखा हुआ कैश दिया है तो कैश घटेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप जो मशीन की बात कर रहे हैं वो एसेट साइड ही, और कैश भी अगर बात करें तो एसेट साइड में ही, तो दोनों अगर एसेट साइड में तो कैश में से घटा देंगे, मशीन को जोड़ देंगे, बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी बकाया है, तो जब सैलरी अगर बकाया है तो बोला कि द ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट ओनली वन साइड। इसको मैं इसीलिए पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजैक्शन जहां पे दोनों तरफ इंपैक्ट नहीं करता है, खासकर प्रीपेड में, आउटस्टैंडिंग में, एडवांस में, ये आपको सोच के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे सैलरी जब हम आउटस्टैंडिंग की बातें कर रहे हैं बच्चा, बोला ट्रांजैक्शंस विल अफेक्ट ओनली वन साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एन लायबिलिटी and should be so on the liability side, the expenses should be deducted from capital। तो ये बात समझ में आ गया। ये बोला गया ट्रांजैक्शन जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में यहाँ पे इफेक्ट करेगा, और इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लायबिलिटीज और कैपिटल साइड में ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ यहाँ पे इंपैक्ट कर, अभी तक हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को डिटेल में समझ रहे हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मान लीजिए हमको मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड तक करेंगे, द ट्रांजैक्शंस विल अफेक्ट ओनली वन साइड, और वही किसमें करता है पता है, कैपिटल्स में करता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी बोला गया एडेड टू एज वेल एज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल रिजल्टिंग, तो रिजल्ट में ही मतलब आपको कैपिटल से ही आपको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो इक्वेशन आपको बैलेंस रहता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बातें लिखा हुआ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये ड्राइंग जो होता है ना बच्चा वो खासकर पता ही होगा जो कंपनी के ऑनर ही कर सकता है। तो बोला गया ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट ओनली द लायबिलिटी साइड, हमेशा ध्यान रखना, बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा, जैसे 1000 की बात कर रहा है, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस विल अफेक्ट ओनली द लायबिलिटी साइड में पड़ेगा। So interest on drawing should be added to the, ये liability साइड में ही होता है, कैपिटल साइड में होता है, ठीक है, उसमें आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उसी साइड में पड़ जाता है। ऑनर विड्रॉ कैश, अगर ऑनर ने कोई पैसा विड्रॉ किया तो इसका क्या होगा, ट्रांजैक्शंस विल अफेक्ट बोथ द साइड्स एज ड्रॉइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल्स आल्सो फ्रॉम कैश। तो अगर कोई ऑनर अगर होता है तो अगर पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसके कैश में से भी माइनस करना पड़ेगा और कैपिटल से भी माइनस करना पड़ सकता है, बढ़ सकता है क्या, करने पड़ना ही पड़ेगा, रूल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें मैंने जो बताया बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको किस तरीके से, देखिए ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं आपको जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये जो रूल्स हैं रेगुलेशन ऐसे ही बनेगा। ट्रांजैक्शंस का इसको बोलते हैं फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशंस का, ये ट्रांजैक्शंस का होगा, ये सीरियल नंबर्स होते हैं, बाकी बात एसेट और लायबिलिटीज की तरह से हम लोग यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए ये सब ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, इसको कैसे करना है। अब हम लोग सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट रूल जो सीखने वाले बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे यहां से आपका मजेदार है, एक तो आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, जो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स होते हैं, जो हमेशा बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो है आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ध्यान सुनो बच्चा, बोला गया है इसमें हम लोग अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अगर अपनाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, तो बोला गया अंडर दिस अप्रोच ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहली बात पर्सनल अकाउंट्स, अगर आपसे कोई पूछ दे जो अकाउंट्स कितने टाइप्स का होता है तो आप बताइएगा कम से कम 3 तो होता ही है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कहे बच्चा, जो पर्सनल अकाउंट्स होता है जो सिर्फ नाम से रिलेटेड होगा, सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, दैट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक, ये सब क्या है
पर्सनल अकाउंट्स है। ये सब जितने भी राम श्याम मोहन, ठीक है, एसबीआई बैंक की बात करें, ठीक है, रिलायंस कंपनी की बातें करें, ठीक है, XYZ पार्टनर्स की बात करें, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, इसको फर्दर जो है ना यहाँ पे डिवाइड किया गया नेचुरल पर्संस, जैसे राम, हमने बोला राम श्याम मोहन, ये सब क्या है, एक नेचुरल अकाउंट में आते हैं, नेचुरल पर्सन। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी के नाम, वो क्या होता है, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जिसका खुद का पहचान, जिसको बनाया गया, जिसको क्रिएट किया गया है, जैसे बैंक, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, ये सब जो बातें करते हैं ये होता है आर्टिफिशियल्स। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, this includes all such accounts which are represent some person such as capital, representative of honor, outstanding salary, representative of employee। ये सब जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्संस होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब बच्चा ये होता है पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, सिंपल से भाषा में बता रहे हैं, जो नाम से जो रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वही होता है पर्सनल अकाउंट। ये तो आपको अकाउंट्स के बारे में समझ में आ गया, पहला अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। अब आगे सुनो, आगे होता है हम लोग का, अच्छा एक बात और, इन पर्सनल अकाउंट्स मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज अकाउंट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन। बात एक ही है, बात कहने के बाद इसका अपोजिट हो गया। पर्सनल अकाउंट उसको बोलिएगा जिसमें नाम से रिलेटेड होगा, और इम्पर्सनल अकाउंट उसको बोलते हैं जो नाम से किसी खास, नाम से किसी खास क्या मतलब कोई नाम से रिलेटेड होगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो होता है अकाउंट्स, पहला समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट, और दूसरा जो होता है बच्चा वो होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जैसे मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड, कैमरा, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से आपका अगर कहें तो आपका रियल अकाउंट्स है। ठीक है, सो रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट डेब्टर्स, दीज आर कैन बी टेंजिबल। देखिए टेंजिबल का मतलब मैंने बताया है चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में, मतलब टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं और इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते हैं। तो टेंजिबल में ये सब जैसे मैंने बताया ना आपको, चाहे फर्नीचर की बात कहें, बिल्डिंग की बातें करें, ये सब क्या है, टेंजिबल है। और इनटेंजिबल जो होता है जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। ठीक है, वो भी लेकिन एसेट होता है। तो ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ये सब होता है टेंजिबल और ये सब अगर देखें तो क्या सब होता है, इंटेंजिबल। ठीक है बच्चा, अब ये रियल अकाउंट समझ में आ गया जिसको टच कर सकते हैं। अब आता है तीसरा अकाउंट जिसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स किस अकाउंट्स को बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खर्चा, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो होते हैं वही होता है नॉमिनल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चा, दिस इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन एक्सेट्रा। अगर बात करें दैट इज सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव, दे आर यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जहां पे भी इस तरीके से, सिर्फ एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, अभी बहुत सारे आपको आइटम्स का नाम बताने वाले हैं। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी क्या पता चला, जो अकाउंट्स तीन तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट राम श्याम मोहन ऐसे कर की बातें होगा, जो नाम से रिलेटेड होगा उसको बोल सकते हैं पर्सनल अकाउंट। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जो कंपनी वंपनी का नाम होता है, नेचुरल भी हो सकता है। दूसरा मैंने बोला अभी आपको बच्चा, वो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किसको कह सकते हैं, जहां पर जो आप टच कर सकते हो, चाहे मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब की बात करें। इसमें दो होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। जैसे कि आपने देखा होगा, ये होता है इंटेंजिबल, आप देख सकते हो, जो ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब की बात करते हैं, होता है ये इंटेंजिबल। और जो टेंजिबल जो होता है वो होता है आपका कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब होता है टेंजिबल। उसके बाद मैंने बोला नॉमिनल, तो नॉमिनल में होता है जितने भी आपका खर्चा या आपका अगर बात करें इनकम होगा, वही जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख जाओ, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला अकाउंटिंग इक्वेशंस तो मैंने बता दिया। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने समझा दिया। अब क्या आप समझो, यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, यही तो, यहीं से सफर से हम लोग को यहाँ पर शुरू करना है, यहीं से और अभी से सफर शुरू करना है भाई।
क्योंकि यहीं से आपका अकाउंट्स का जो है ना धीरे धीरे एकदम से शुरुआत हो जाएगा। पहले तो आपने सीखा जी क्या होता है अकाउंट्स, क्यों करना जरूरी है अकाउंटिंग, है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपका समय आ चुका है जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है ना आप रेडी हो जाओ, ठीक है। तो उसके लिए यह बच्चा आपको ये जो 3 तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें हम लोग अप्रोच जो लगाने वाले हैं वो है गोल्डन रूल। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रियल अकाउंट्स के लिए। रियल अकाउंट्स में क्या रूल होता है, डेबिट वॉज कम्स इन और क्रेडिट वॉज गोज आउट। यहां पर देख सकते हो, वैसे इसको ऐसे पढ़ा जाता है व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रियल अकाउंट्स के लिए क्या पढ़ेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट मतलब जो आएगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो जाएगा रियल अकाउंट के लिए उसको कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000, आपने फर्नीचर खरीदा, आपके पास फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट से फर्नीचर आया ना, तो उसको कर दीजिएगा डेबिट, और क्या चला गया, कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। मतलब जो आएगा उसको करना है डेबिट, जो जाएगा उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। मैं सिखाऊंगा जनरेटर कैसे बनते, फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है, ये पहला समझ में आ गया। रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सेकंड अगर अकाउंट्स की अगर बात करें बच्चा, जो कि क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स किसको कह सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा वही होगा डेबिट, और जो देगा तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। हम किस अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स का। बात समझ में आ रहा है। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट क्या होगा, द रिसीवर, क्रेडिट क्या होगा, द गिवर। जो रिसीव करा वो डेबिट हुआ, जो दिया वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है बच्चा, तो नॉमिनल अकाउंट्स में होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट। अब ऐसे पढ़ो नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। क्या समझ में आया, आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, वैसे आपको समझ में आ चुका है। रियल अकाउंट में होता है जो व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया उसको डेबिट कर देना है, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या आपसे चला गया है, मैंने एग्जांपल बताया है। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट, नाम से रिलेटेड। जैसे अगर हम ये कहें आपको राम 500 रुपया दिया, दिया, अब वो कैश दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कैश दिया तो आपके पास क्या हुआ, कैश तो आया, दिया कौन, राम। इसका एंट्री कैसे बनाइएगा, आपके पास क्या आया, कैश, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। रिसीव किए हो, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, दिया कौन, राम, तो कैश टू राम, कैश अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट। तो ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बात करें रेंट पेड, तो रेंट आपका एक खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट रेंट पेड, तो रेंट खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट कहां पे लिखाएगा, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपसे चला क्या गया, कैश, और कैश क्या है, क्रेडिट, और कैश जो है जाता है, सॉरी कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट, तो कैश क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, जो चला जाता है वो क्रेडिट, क्योंकि इसमें कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट में कैश का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो जाता है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना, जो आएगा उसको मुझे डेबिट करना है। फिलहाल यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए रेंट अकाउंट और टू कैश अकाउंट इसका एंट्री बन जाता। फिलहाल बच्चों आपको एक गोल्डन रूल समझ में आ गया, रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेबल है, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब ये देखो लाइक कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ट्रेड मार्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें आइटम्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो सिर्फ नाम से रिलेटेड होगा, अमन, राम एंड सन्स, हैप्पीनेस स्टोर्स, बैंक, एसबीआई, ये सब जो दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब होता है जो नाम से रिलेटेड होगा,
वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। बाकी बात जितनी भी तरीके का आपके पास खर्चा होगा, चाहे सैलरी हो, वेजेज हो, परचेज हो, सेल्स हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, सब एक तरीके से आपको चला जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स में। तो बच्चों आप लोग को ये सब आइटम्स याद रखना है। जो रियल अकाउंट्स में कौन सा आइटम्स आते हैं, ये रियल अकाउंट्स का आइटम्स है, ये आपका पर्सनल अकाउंट्स के आइटम्स है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और भी कुछ मजेदार इंट्रोडक्शंस वाली बातें। देखो यहाँ पे वही चीजें हैं लेकिन इसका अप्रोच क्या अलग है। ये है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग जो सीखे हैं ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन। और ये आपको सबसे ज्यादा काम करने वाला है, ये सबसे ज्यादा काम करता है गोल्डन रूल। ठीक है, मॉडर्न उतना काम नहीं करता है। जो कि पहला दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन से, तो हम लोग मॉडर्न से बात कर लेंगे। इसमें क्या होता है, कैपिटल डेबिट मतलब डिक्रीज करेगा, एसेट अगर डेबिट कर दिया इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी अगर डेबिट हो गया तो डिक्रीज करा, एक्सपेंसेस अगर डेबिट होगा तो इंक्रीज हुआ, और इनकम अगर डेबिट हुआ तो डिक्रीज किया। मतलब ये आप कोई चीज आता है तो बढ़ता है, कोई चीज चला जाएगा तो घटता है कि नहीं है। तो इस तरीके से जैसे आपके एग्जांपल आपको बता दूं, कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया तो डेबिट करा तो कैपिटल घट गया, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज क्या किया क्रेडिट के हिसाब से। जैसे देखो, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑनर्स ट्रांजैक्शंस लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्रॉइंग। ठीक है, अब एसेट की बातें करें, कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सभी ऑल एसेट ये ट्रांजैक्शंस में काम करता है। और यहाँ पे लायबिलिटीज पता ही होगा, ये भी एक तरीके से बैलेंस शीट के आइटम्स है, जैसे बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा, ये सब आता है लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस की बात करें, सैलरी, वेजेस, परचेज एक्सेट्रा, ये भी होता है आपका। ठीक है, और इनकम की बात करें, सेल्स, कमीशन, रिसीव, ये सब आता है। ठीक है, तो बच्चों ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको बस ये समझना होगा जो दो तरीके के हम लोग को जो है ना यहाँ पे रूल्स के हिसाब से अकाउंट को सॉल्व करना पड़ता है। एक होता है गोल्डन रूल, जो कि मैंने यहाँ पे ये बोला। ठीक है ना, अभी जो गोल्डन रूल होता है ना बच्चा, ये सबसे ज्यादा आपको 11th क्लास 12th क्लास में आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम जो है ना इससे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन करते हैं। मतलब आपको कैसे पढ़ना है, तो कैपिटल यहाँ पे डेबिट अगर करोगे तो डिक्रीज कर जाएगा, एसेट को डेबिट करोगे तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कैसे इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज को परचेज कर खरीद रहे हो तो आपका ठीक है एसेट तो बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटल तो वैसे भी रिड्यूस हो रहा है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा है ना, जस्ट लाइक आपको उसी तरीके से अप्रोच उसमें यही लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझो, ट्रेडिशनल ब्रिटिश अप्रोच क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स रिसीवर या गिवर होता है, रियल अकाउंट्स कम्स इन, और यहाँ पे क्या होता है क्रेडिट वाज गोज आउट, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल ब्रिटिश अप्रोच है। इसको अगर ऐसे पढ़िएगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है। रियल अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेस या लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, बात वही है। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एसेट अकाउंट अगर डेबिट करा तो इंक्रीज करा, और यहाँ पे क्रेडिट करा तो डिक्रीज करा। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, अगर लायबिलिटी आपका घटा तो आपका क्रेडिट बढ़ा। कैपिटल अकाउंट्स अगर कैपिटल से अगर घटा तो आपका इसको क्रेडिट इंक्रीज किया। इसको सिंपल से आपको एग्जांपल देते हैं, ये कैसे काम करता है। आप बताओ बच्चा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, मान के चलिए वो आइटम्स के बारे में समझाते हैं। मान के चलिए आपके पास 5 लाख रुपया है, 5, ठीक है ना, 5 लाख ऐसे करके लिख देते हैं। अब क्या है ना, आपके पास ये तो है, तो कैपिटल अकाउंट में 5 लाख अगर मान लीजिए अगर है, अगर आप कोई भी चीज को खर्चा अगर करते हो तो ये तो डिक्रीज करेगा, है ना। अब मान लीजिए खर्चा किया, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है, अब लोन का पैसा आपने चुकता कर दिया, तो लोन तो क्या होगा, लोन इंक्रीज नहीं करा, मतलब आपको कम देना पड़ेगा, है कि नहीं, कम ही। मैं मान लीजिए 5 लाख छोड़िए, आप दुकानदार किसी दुकान से आप 10 रुपया का उधार लिए, लेकिन आपके पास 20 रुपया है, तो आप 10 रुपया उसको अगर दे देते हो, ठीक है, आपका कैपिटल तो घट गया, तो वहां पे आपका लायबिलिटी भी तो घटा है ना, तो नेगेटिव सेंस है, लायबिलिटी आपका नेगेटिव है, लेकिन 20 रुपया जहां देना था अब आपको कितना देना है, 10, उसके हिसाब से आपका वैल्यू तो उसमें आपका इंक्रीज कर रहा है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही बातें होगा और हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे छोटा छोटा सा टर्म दिया गया बच्चा, उसको हम लोग समझते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है
सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, कहां कहां से हम लोग जो है कौन कौन सा सोर्सेज की बात करेंगे वो ध्यान से सुन लें। पहली बात, रिटेन डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहां से है ना आपको ये बातें पहले पता होना चाहिए। सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, क्या होते हैं बच्चा, आप जब ट्रांजैक्शंस करोगे ना तो आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, इसीलिए आपको मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस सच एज कैश मेमो। जब कोई आप सामान लेते हो तो वहां पे आपको एक कैश मेमो लेना चाहिए, ठीक है। बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या होता है, ये सब सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। जब ट्रांजैक्शंस होता है, ये ट्रांजैक्शंस के दौरान आपको इस प्रकार के आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जिसमें हम लोग पहला बात कर लेते हैं इनवॉइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल। तो एंड बोला गया यहाँ पे एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम of sale of goods on credit, so it contains details such as goods sold, the party whom goods are sold, sales amount या date etc. ठीक है, तो इनवॉइस में क्या क्या लिखा रहता है, एक सेलर के द्वारा दिया जाता है, किसको बेचा है, कौन सा पार्टी को बेचा है, कब बेचा है, कितने अमाउंट बेचा है, वो सब लिखा हुआ रहता है। कैश मेमो, कैश मेमो क्या होता है, जो कोई भी सेल कर रहा है, सेल करने के बाद एक छोटा सा जो रिसिप्ट के हिसाब से आता है, इट प्रीपेड द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, it contains details such as goods sold, quantity, amount, receipt, data etc, date etc, ये सब रहता है। पे इन स्लिप, इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश या चेक। अगर मान लीजिए किसी को अगर हम पैसा जमा किए हैं तो उसको हमको एक स्लिप मिलना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से होता है आपका सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इट हैज अ, बोला यहाँ पे काउंटर फाइल विच इज रिटर्न टू द डिपोजिटर विद द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्संस। तो ये पेज इन स्लिप अगर रहता है तो किसी केस में अगर मान लीजिए आप रिटर्न करोगे तो उस समय आप ये दिखा सकते हो। रिसिप्ट क्या होता है ये तो पता ही होगा। रिसिप्ट बोला यहाँ पे इट इज यूज्ड व्हेन अ कस्टमर गिव अ कैश द बिजनेस फर्म, सो इट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश रिसीव बाय द फर्म। वैसे मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रिसिप्ट क्या होता है। जब हम कोई सामान को बेचते हैं, चाहे कैश बेचे या कोई भी चीज बेचे, तो आपको एक रिसिप्ट जो है ना कस्टमर को दिया जाता है। चेक, तो चेक क्या होता है आपको पता ही होगा, जब बैंक में जो है ना डिमांड के हिसाब से पे किया जाता है या लिया जाता है। सो चेक इज एन ऑर्डर टू रिटर्न ड्रॉन अपॉन द स्पेसिफाइड बैंकर्स एंड पेबल ऑन डिमांडेड, ठीक है। डेबिट नोट, ये आपको समझना है। चेक तो आपको ऐसे भी समझ में आता ही होगा, जब बैंक वालों जो है ना चेक की बात करते हैं। डेबिट नोट क्या होता है, कहां पे यूज होता है बच्चा, बोला गया डेबिट नोट जो होता है, इट इज ए प्रीपेड व्हेन अ बायर रिटर्न गुड्स सेलर। क्या बोला गया, जब कोई बायर है और वो बायर जो है ना सेलर का प्रोडक्ट अगर रिटर्न करता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं से सामान खरीदा और हम खरीदे, परचेजर है ना, कोई बेचा ना, तो मैं अगर किसी को सामान अगर लौटाऊंगा तो वहां पे क्या मेंटेन किया जाएगा, डेबिट नोट, ठीक है। तो यही बात बोला गया है, जो कोई बायर अगर गुड्स को रिटर्न करता है तो उस समय उसको एक डेबिट नोट जो है ना देना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के समय। क्रेडिट नोट क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे अब सेलर रिसीव जो करेगा गुड्स फ्रॉम द बायर, सो व्हेन सेल्स रिटर्न हुआ, जहां पे सेल्स रिटर्न होगा वहां पे होगा क्रेडिट नोट, और जहां पे परचेज रिटर्न होगा वहां पे होगा डेबिट नोट्स, ठीक है। अब आते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है, सो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। इट इज एन अकाउंटिंग एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के समय तो जो भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ उसी में जो मिलता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वाउचर बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की वाउचर की बात करेंगे। एक बोला गया कैश वाउचर। कैश वाउचर में भी अलग प्रकार के वाउचर होता है। कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड टू द रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व कैश आइदर इन फॉर्म या रिसिप्ट या पेमेंट। Thus कैश वाउचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। यही मैंने बोला कि कैश वाउचर को भी दो तरीके से बांट दिया गया, एक होता है डेबिट वाउचर, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है बच्चा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर ऑल कैश पेमेंट। डेबिट वाउचर हमेशा कैश पेमेंट के लिए होता है, मेड बाय बिजनेस फर्म सच एज पेमेंट ऑफ रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, ये सब के लिए डेबिट वाउचर हम लोग यूज करते हैं। और क्रेडिट वाउचर जो होता है, क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर कैश रिसीव बाय द बिजनेस फर्म सच एज सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश पेमेंट रिसीव फ्रॉम एनी ऑफ डेब्टर्स इनकम रिसीव, इसके लिए बनाते हैं हम लोग क्रेडिट वाउचर, ठीक है। यहां पर रहा बच्चा आपका फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर। आप देख रहे हो कितना रुपया कितना अमाउंट है, ठीक है ना। यहाँ पे नाम दिया गया है, डेबिट नोट्स दे कितने अमाउंट में, सिग्नेचर, और ये हो गया, ठीक है। और ये है
क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर के लिए यहाँ पर डेट है, अमाउंट है, सिग्नेचर देना पड़ेगा। और उसके बाद है कौन से कंपनी से क्या लिया, वाउचर नंबर होगा, क्रेडिट और सिग्नेचर देके ये है आपका क्रेडिट वाउचर, ये है आपका डेबिट। दोनों डिफरेंस आपको लग रहा है। अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसफर वाउचर ऑफ नॉन कैश वाउचर। तो बोला यहाँ पे दिस टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर इन दोज ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश। जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बच्चा, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफर वाउचर। जहां पे यूज नहीं होता वहां पे क्या करेंगे, ट्रांसफर वाउचर। दिस टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड इन दोज ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सच एज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन चार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आता है नॉन कैश वाउचर में। जहां पे ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होता है, वहां पे हम लोग ट्रांसफर वाउचर का यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है, ठीक है। अब आते हैं बच्चा जर्नल। देखिए 11th क्लास में आपको अगर ये 5 बातें आपको समझ में आ गया, जैसे जर्नल बनाना, लेजर्स बनाना, उसके बाद आपको जो है ना ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना, जिसमें हम लोग जो है ना बातें करेंगे, और 5वां होता है लगभग में बैलेंस शीट। तो ये सब अगर आप सीख लिया ना बच्चा, तो आपका अकाउंट्स पूरा, आप पूरे तरीके से अकाउंट सीख गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप्स है वो क्या है, जर्नल का। पहला स्टेप्स क्या है, जर्नल। तो अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगा तो वो आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया गोल्डन रूल। तो डेबिट व्हाट इज कम्स इन और क्रेडिट व्हाट इज गोज आउट, ठीक है ना। उसी तरीके से आपने पर्सनल अकाउंट का देखा, जो डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। फिर आपने देखा नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। इस पे भी, इसी पे आपको पूरा जर्नल एंट्री बन जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात होता है बच्चा, जो आपको आइटम्स को पहचानना। मैंने अभी आपको पर्सनल अकाउंट्स का कुछ आइटम्स, रियल अकाउंट्स का कुछ आइटम, जैसे रियल अकाउंट्स मशीन, ये सब बताया, ये रियल अकाउंट्स का था, ठीक है, मैंने आपको समझाया। अब चलो जर्नल एंट्री का थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ये होता क्या है। तो बोला गया यहाँ पे द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड इन कॉल जर्नल। So here business transactions are recorded in chronological order. Chronological order, date wise, लंबा समय के लिए, that in the order in which they are each record in journal is called entry. हर एक रिकॉर्ड को जो जर्नल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल एंट्री ही क्या उसको कहलाते हैं हम लोग, एंट्री। जो भी जर्नल होगा जो डेट वाइज अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे उसको कहते हैं एंट्री। एंट्री कर देना मतलब लिख देना, ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसको लिख देना। सो एज अ जर्नल the first book which are entry recorded, so it is also known as a book of original entry. जर्नल एंट्री को हम लोग ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ये रहा बच्चा आपका फॉर्मेट। तो यहाँ पे फॉर्मेट में ये लंबा इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। ये पार्टिकुलर्स है, ये डेट्स है, इसमें क्या लिखाते हैं फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट सबसे बड़ी चीज है। ये है डेट, तो जो भी अगर डेट होगा तो उस डेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पार्टिकुलर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर परचेज किया मशीन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा परचेज मशीन। बस एक सिंपल सा बता रहा हूं यहाँ पे। और एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, मतलब यहाँ पे जो नंबर जो भी दिया रहेगा, 47 मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अब ये मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा लेजर में। अमाउंट कितना से, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया मशीनरी 50,000 में, तो यहाँ भी 50,000 लिखा जाएगा और क्रेडिट में भी 50,000 रुपया लिखा जाएगा। और डेबिट का और क्रेडिट का दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शंस दे रहा हूं। जैसे इंट्रोडक्शन इसका जर्नल एंट्री करके दिखाऊं, जैसे मैंने अभी बोला परचेज मशीनरी ₹5,000 या 50,000, ऐसे मैंने बोला। तो देखो यहाँ पे किसी का नाम है नहीं है, अगर नाम नहीं है इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कैश। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मशीन ₹50,000 ऑन कैश, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैश पे ये मशीन खरीदा है। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास मशीन क्या है, मशीन आपका रियल अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट। और उसके बाद आपका यहाँ पे अगर बात करें टू लग जाता है, और टू आपने क्या दिया, कैश। तो कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट ही है, लेकिन जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट जो डेबिट हुआ ऐसे करके, तो डेबिट में हो जाएगा। फिलहाल इस पे मैं बना ले रहा हूँ
फॉर्मेट में मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचो जिस तरह इसमें बता रहे हैं। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ऐसे करके 50,000 है तो चलो 50,000 रुपया डेबिट में लिखा जाएगा। और उसके बाद यहीं पे बनेगा टू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके बनाना पड़ता है और यहाँ पे लिखना पड़ता है कैश, और कैश अकाउंट हो जाएगा। और ये इधर है आपका क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 50,000। अब ये बैलेंस होके दोनों तरफ बराबर यहाँ पे टोटल, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ता है नरेशन, जैसे ये पार्टिकुलर में ही लिख रहे हैं इसको, तो बीइंग लगा के यहाँ पे नरेशंस लिखना पड़ता है। तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं तो अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। सो लेजर फोलियो इज अ पेज नंबर ऑफ लेजर ऑन विच डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट आर ऑन बी पोस्टपेड, यहाँ पे जो है ना पोस्टेड किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ एंट्री, कितने टाइप्स का एंट्री हम लोग सीखेंगे बच्चा, तो हम लोग सीखेंगे एक सिंपल एंट्री जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपाउंड एंट्री, फिर सीखेंगे यहाँ पे सिंगल कंपाउंड एंट्री, फिर सीखेंगे ओपनिंग एंट्री। तो सिंपल एंट्री क्या होता है, इट इज दैट एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ऑन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एंट्री उस एंट्री को बोला जाता है जहां पे एक साथ हम लोग बहुत सारे एंट्री कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक साथ बहुत एंट्री करने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप मशीन खरीदे तो मशीन हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात कहें आपने लिया बिल्डिंग लिया तो बिल्डिंग हो चला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कहें तो कोई आपको पैसा दिया तो पैसा आया कैश। अब इसको एंट्री अगर बनाते हैं, मान लीजिए आप मशीन खरीदे तो आपके पास 5,000 का मशीन आ गया, बिल्डिंग खरीदे 4,000 का बिल्डिंग आ गया, कोई आपको कैश दिया 1,000 तो कैश आ गया। आप टू ऐसे करके लिखते हैं तो कैशे में अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख सकते हैं, अन्य तो उसका नाम, अच्छा कैश यहाँ पे हो सकता है आपका कोई दिया रिसीव किया तो आप नीचे करके नाम भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसका कंपाउंड नहीं बन रहा है। मान लीजिए फिलहाल दो एक बता रहा है, मशीन हमने खरीदा बिल्डिंग खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, कैश। इसी वजह से ये दोनों जोड़ के डेबिट में चला जाएगा 9,000, सॉरी इधर तो 9,000 हो गया ना, इसको जोड़ेंगे तो 9,000, इसको जोड़ के जब क्रेडिट साइड में लिखेंगे ये 9,000, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड, मतलब एक साथ हम लोग अलग अलग आइटम्स के एंट्री को एक साथ लिख देंगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड। सो इट इज दैट एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पे अगर कहें चाहे पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, रियल अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि मालूम है 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं ना, तो तीनों प्रकार के अकाउंट्स को एक के साथ अगर एंट्री करके अगर दिखा दें तो वो माना जाएगा आपका कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो आपको कंपाउंड एंट्री बात समझ में आ गया बच्चा। अब यहां बोला गया इन सिंगल कंपाउंड एंट्री ऑफ सेवरल अकाउंट्स आर टू डेबिटेड एंड ओनली वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। इन सिंगल कंपाउंड एंट्री जैसे मशीन प्लान ये सब लिखते जा रहे डेबिट, और एक के बाद सब पैसा कैश से लिए तो कैश दे एक एंट्री लिख दिया। लेकिन ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, मतलब 3 इधर एक साथ कंपाउंड कर दिए। अब है ओपनिंग एंट्री, द एंट्री पासेस टू द रिकॉर्ड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। जो भी प्रीवियस ईयर का अगर हम लोग एंट्री करेंगे उसको बोलते हैं opening entry. So while passing an opening entry, all asset accounts are debited and all liabilities are account to be credited, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे, देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स को एक साथ लिया जाता है। और सिंगल मतलब मैंने अभी बताया है, मशीन मान लीजिए मशीन मैंने लिया, प्लांट लिया, और उसके बाद मान लीजिए लैंड भी लिया, 3 गो ले लिया तो वो डेबिट हो गया, और एक सब तीनों का पैसा मैंने कैश दे दिया तो 2 कैश, एगो सिंगल हुआ। ये 3 गो कंपाउंड में एगो सिंगल मैंने दे दिया, उसको बोलते हैं इन सिंगल कंपाउंड एंट्री। और यहाँ पे कुछ डेबिट हो रहा है कुछ क्रेडिट हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो समझाने की कोशिश किया है। गुड्स परचेज फॉर कैश, अगर आपने परचेज अगर किया कैश, देखो क्या लिखे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये होता है नरेशन। यहाँ पे जो लिखाएगा, ये जो क्वेश्चन का आपका है ना, यही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, नरेशंस में यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हैं ना, यही यहाँ पे कॉपी कर लेना, लेकिन अपने तरीके से मॉडिफिकेशन, यहाँ पे बिंग लगा देना, उसका लिखना गुड्स परचेज फॉर कैश, यही लिखा हुआ है ना, देख रहे हो। तो ये हो जाएगा परचेज, मतलब आपके पास जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, अगर हमने परचेज किया राम से लेकिन वो क्रेडिट पे, तो राम से मैंने अगर परचेज किया था, परचेज तो मेरे पास आएगा, लेकिन नाम यहाँ पे आपको देने वाला जो गिवर है, क्योंकि नाम यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट, और जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। जो गिवर होगा उसको क्या करते हैं बच्चा,
क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है? आगे आपको भी समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो कुछ और एग्जांपल। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने सामान बेचा लेकिन कैसे? कैश में। तो आपके पास क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान आपका चला गया। ठीक है, तो ये इसका एंट्री हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, तो अब मोहन को आपने सामान बेचा, तो सामान किसको मिला? मोहन। तो मोहन अकाउंट रिसीवर, मतलब मोहन अकाउंट डेबिट। आपने बेचा तो आप हो जाएंगे सेल्स के हिसाब से, आपको अपना नाम नहीं सेल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय ऑनर बाय पर्सनल यूज, ध्यान रखना इस एंट्री को, इस एंट्री को ध्यान रखना बच्चा। बहुत बार बार जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चा लोग। जहां पे विड्रॉ अगर किया जाता है ऑनर के द्वारा तो ड्राइंग लगता है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, इस एंट्री को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, जहां पे ड्राइंग अगर होता है तो। अब बोला गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल के तौर पे हमने इसको यूज किया, तो एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज, जो मैंने खरीदा था वो मैंने बांट दिया। ठीक है, तो बांटने वाला जो खरीदा हुआ सामान है ना चला गया था, परचेज वाला चला गया। ठीक है, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, अगर कोई आप सामान को चैरिटी में दे दिए तो चला गया ना, लेकिन क्या? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे खर्चा है। चैरिटी मतलब आप खर्चा कर रहे हो ना, तो खर्चा मैंने क्या बोला? जो ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेज डेबिट होता है, इसलिए चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। और टू यहाँ पे जो भी आपने खरीदा था उसको दे रहे हो, इसलिए जा रहा है, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फ्लड ऑफ द थेफ्ट, तो खर्चा ही होगा ना भाई, इसी वजह से नुकसान हुआ, तो नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और कौन चीज नुकसान हुआ? खरीदा हुआ सामान नुकसान हुआ ना, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ और भी एंट्री यहाँ पे दिया गया। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करते हो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कैश अगर डिपॉजिट अगर करते हैं बैंक में, तो बैंक तो लिया, बैंक तो पर्सनल अकाउंट है ना, तो रिसीव क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश तो गया ना। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक इन द सेम डे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ऐसे एंट्री सीखने पड़ेंगे, ये सब कैसे हो जा रहा है नहीं हो जा रहा, मैं बस एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ किया ना, तो कैश तो आपके पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और दिया कौन? बैंक वाला दिया, तो टू बैंक है जो देता है, तो गिवर, तो बैंक तो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, तो वो क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज और द ऑनर, ऑनर के द्वारा अगर आपने कैश यूज किया तो उसके पास कैश तो आएगा, आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट और टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो वैसे कैपिटल हम सारे के सारे अमाउंट अगर विड्रॉ करेंगे तभी होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैश तुम्हारे पास आया जो कि एक तरीके से रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, दिया कौन? बैंक वाला। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांजैक्शंस बच्चों हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के कुछ और भी एंट्री है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बोला कि एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक या कैश बाय द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो क्योंकि जो एक्सपेंसेस होता है बच्चा वो क्या होता है? डेबिट में जाता है। अब यहाँ बोला गया है एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग अ करंट फाइनेंशियल ईयर, FY का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है। ठीक है, इसी वजह से, और ये नरेशन जो है ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको ध्यान, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अब पेड कर दिया तो पैसा चला गया ना, तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाता है। इनकम रिसीव इन कैश, आपके पास इनकम रिसीव हुआ, तो रिसीव हमेशा डेबिट होता है, और जो भी आपको दिया उसके हिसाब से तो टू इनकम से मिला है। ठीक है बच्चा, इसी तरीके से आपको और भी एंट्री है। व्हेन परचेज इज कैश, अगर हम मान लीजिए कोई भी एसेट को परचेज किए हैं कैश के हिसाब से, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास एसेट आ रहा है, और जाएगा क्या? कैश ना, तो क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। ठीक है, या बैंक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एंट्री है, तो बस आपको मैं दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूं ताकि आगे चल के आपको इसी तरीके से एंट्री आपको पास करने पड़ते। अच्छा, यहाँ देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना बच्चा, ये दिख रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड एंट्री। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंट्री, क्योंकि एक साथ दो गो डेबिट हुआ है और सब जोड़ जाड़ के यहाँ पे एक वजन यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डेबिट और टू कैपिटल, मतलब यहाँ तो एक हुआ। ठीक है, तो कंपाउंड कब बनता है? जब एक साथ दो से ज्यादा एंट्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बच्चा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम बोलते हैं GST। तो GST क्या होता है? सो GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवल ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज होता है। अलग अलग
सर्विस या सामान खरीदने के हिसाब से लगता है। जीएसटी जो है ना हम लोग का इंडिया में आया है जुलाई 1 तारीख को 2017 को, जो कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग बोला गया मल्टीपल कैस्केडिंग taxes levied by the central and state governments. GST is levied at the every step in the production process, so but is refunded to all parties in the chain of productions, so other than final consumers. So goods and services बोला गया are divided into 5 tax, जिसको बोलते हैं स्लैब। जिसको क्या बोलते हैं बच्चा? स्लैब रेट। एक होता है फ्लैट रेट। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके से जो जीएसटी लगता है, अलग अलग तरीके से वो चार्जेज लगता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो करैक्टरिस्टिक अगर कर ले बच्चा बात यहाँ पे जीएसटी का मतलब विशेषता क्या है, जीएसटी से फायदा क्या है। देखिए अलग अलग प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्सेज है ना, जीएसटी कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। यहाँ पे ये परसेंटेज दिया गया है। वैसे ये जीएसटी नया जीएसटी 2024-25 के हिसाब से चेंज हो चुका है। तो बस एक सैंपल है समझने के लिए, एजुकेटेड पर्पस के लिए, यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगर बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी का क्या खास विशेषता है, बोला कि मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर और स्टेट आर इंटीग्रेटेड अंडर द जीएसटी होता है। द सेंटर एंड स्टेट विल स्टोर जीएसटी टैक्स रेवेन्यू 50-50%। ध्यान रखना, बोला द सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोला गया स्टोर जीएसटी टैक्स ऑन रेवेन्यू एट 50 मतलब 50:50 के मतलब ये हुआ 1:1 मतलब 50-50% बातें हुआ। ठीक है, रेशियो एक्सेप्ट द आईजीएसटी, the GST going to the center is called central GST and that goes to the state is known as, इसको ध्यान सुनो हम क्या बोल रहे हैं, the GST going to the center, जो सेंटर के पास जाता है GST उसको कहते हैं सेंट्रल GST, और जो स्टेट के पास जाता है उसको बोलते हैं स्टेट GST। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे SGST। इसको अगर मान लीजिए स्टेट के पास जो जाएगा उसको SGST कहेंगे ऐसे करके, और जो सेंटर के पास जाता है, जो सेंटर के पास जाएगा, जैसे ध्यान सुनो बच्चा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा जो सर समझ में आ गया क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेट जीएसटी, तो यहाँ पे एस लेटर उठा लेना है, तो यहाँ पे होगा SGST। ठीक है, इसको बोलेंगे SGST जो स्टेट के पास जाएगा, और जो सेंटर के पास जाता है जैसे सेंट्रल जीएसटी लिखा हुआ है इसको बोलेंगे CGST। है ये जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, लेकिन सी का मतलब होता है जो सेंटर के पास जाएगा वो CGST, और जो स्टेट के पास जाता है वो SGST, और दोनों 50-50% जाता है। ठीक है, सो जीएसटी बिलोंग्स टू द वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। सो फैमिली एज अ टैक्स रेवेन्यू आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, आगे सुनो, सो दैट जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ एंगेस्ट जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी अगर पेड किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इनपुट। जैसे परचेज, अगर हम परचेज करेंगे ना बच्चा, तो परचेज के साथ हमेशा इनपुट जीएसटी जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेड। अगर परचेज करेंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल खरीदने में जो हम टैक्स देंगे वो कहलाएगा हम लोग का इनपुट, और कोई अगर सामान बेचे तो बेचने से जो हमको मिलेगा टैक्सेस उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। तो बेचने पे क्या लगता है आउटपुट, सीजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा। अब परचेज करने पे लगता है इनपुट, सीजीएसटी या एसजीएसटी लगता है। ठीक है, अब बोला गया सीजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनटू वन यूनिफाइड टैक्स regime earlier goods and services so were imposed and administrative differently. So GST proposes a 4-tier state structure होता है। The tax slab as fixed at 5%, 12, 18 and 28 beside the 0% tax on essential। तो कुछ ऐसे essential प्रोडक्ट होते हैं उस पर भी चार्ज दिया गया। Objectives of goods and services tax, उद्देश्य क्या है सर्विस टैक्स करना, वैसे भी पता होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट को तो इनकम जो जनरेट होता है किससे होता है, टैक्स ही होता है, तो इसीलिए जीएसटी लागू करना है। सो जीएसटी बोला गया है इसेस टू द डूइंग द बिजनेस एज मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर इंटीग्रेटेड अंडर जीएसटी। जीएसटी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एज जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी is set of against GST collected output GSTs and thus
टैक्स ऑन टैक्स इज एलिवेटेड हो जाएगा। सो जीएसटी इंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टैक्स एवेजेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। आईटीआर फाइल करने की बातें कर सकते हैं, इनकम टैक्स रेवेन्यू होता है उस तरीके से। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस वैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रकार के टैक्सेस होते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो दो प्रकार के टैक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किसी पर्सनल किसी इनकम से जो रिलेटेड होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो हम लोग हर एक दिन किसी न किसी प्रोडक्ट में हम लोग टैक्स देते हैं। बिस्किट ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, कुछ भी अगर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें लगा हुआ रहता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं जिसको एक साथ बना के जीएसटी बना दिया गया है। अब बोला टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, तो बोला सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये तीन प्रकार के हम लोग को जीएसटी का ट्रीटमेंट जो है ना, जब हम लोग अब यहाँ पे अकाउंट सीखेंगे क्वेश्चंस बनाना, तो मैंने एक ही लाइन में बोला भैया अगर हम परचेज करेंगे तो इनपुट लगेगा, और सेल अगर करेंगे मतलब सामान अगर चला जाएगा तो आउटपुट जीएसटी लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ एंट्री दिया गया, बस आपको समझने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। जैसे परचेज, परचेज पे क्या लगा, इनपुट सीजीएसटी लगा और एसजीएसटी लगा। और टू क्रेडिटर्स जो बैंक जो जिससे भी सामान हमने खरीदा, इससे परचेज तो बनेगा ना, जैसे हमने सामान को खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा, पैसा किससे मैंने दिया, बैंक से या कैश से, तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो दो अमाउंट दिख रहा है ना, ये आपका डेबिट होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इनपुट जो होता है जो भी टैक्सेज में वो हमेशा डेबिट होता है, और आउटपुट जो आपको लगेगा सीजीएसटी या एसजीएसटी वो हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे सेल पे, तो सेल पे आप देख रहे हो सेल किए और सेल करने के बाद हम जो है ना हमको पैसा मिला, पैसा मिलता है तो डेबिट हो जाता है, और चला क्या गया यहाँ पे सेल, पैसा चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट जो सीजीएसटी है वो हमेशा लग जाता है क्रेडिट में। मतलब सेल पे आउटपुट और परचेज पे इनपुट लगता है, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस ऑफ बुक, बोला यहाँ पे एज द बिजनेस ऑफ ग्रो एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज। जैसे बिजनेस जैसे जैसे मान लीजिए बच्चा इंक्रीज होते चला जाता है तो ट्रांजैक्शंस भी क्या होता है, बढ़ते हुए चला जाता है। सो बिकम द नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू द डिवाइड द रिकॉर्डिंग वर्क। तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के जो है ना सब्सिडरी बुक जो है ना रखने पड़ते हैं। जैसे एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक अगर बात करें तो कौन कौन सा बुक हम लोग को सीखना पड़ेगा, हम लोग कौन कौन से बुक्स के बारे में सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हम लोग सीखेंगे लीड्स टू द स्पेशलाइजेशंस टू मेंटेनिंग लेजर्स, चेक ऑन फ्रॉड्स, इजी टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी, क्विक एबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये एडवांटेज है, ये गलत तरीके से टाइपिंग हो गया है। मतलब ये एडवांटेज क्या है, अगर हम सब्सिडरी बुक को बनाते, सब्सिडरी बुक का मतलब होता है अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग जो हम लोग बुक बनाते हैं, जैसे परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, ठीक है, सेल्स बुक्स या सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनाते हैं क्या बोलते हैं, बुक को जो मेंटेन करते हैं वही होता है सब्सिडरी बुक होता है, ठीक है बच्चा। आगे हम दिखा देते हैं, जैसे देखो कैश बुक, तो कैश बुक इज सो द ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश। तो कैश बुक किसको कहेंगे, कैश बुक उसको बोलते हैं ना जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको एंट्री करते हैं कैश बुक में। सिंपल कैश बुक किसको बोलते हैं, ऑल द कैश रिसीव्ड एंड शो इन द लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड इसको बोल सकते हैं, एंड ऑल द कैश पेमेंट आर शो इन द राइट हैंड साइड, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं, उसको सिंपल कैश बुक। पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट, बच्चा ध्यान सुनो, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन शो हमेशा कहां होता है, डेबिट में। इस बात को नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो। वैसे जितने भी मैंने बात बताया ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन शो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज टू बैलेंस ए बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन, मतलब नीचे लाया गया, ठीक है। और सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, उसको आगे की ओर ले गया, ठीक है ना। तो ये बीडी कब लगेगा, जब एक होता है सीडी एक होता है बीडी। तो कैरी डाउन मतलब सीडी का मतलब क्या होता है कैरी डाउन, बीडी का मतलब क्या होता है ब्राउट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है पेमेंट आर रिकॉर्ड इन दिस बुक, सो दिस बुक नेवर शो द क्रेडिट बैलेंस बिकॉज वन कांट पे मोर देन द कैश या हैव। इसका मतलब यही है
सिर्फ जो है ना हम लोग ये नहीं दिखा इतना बचा है, हम लोग क्या लिख देते हैं BD या CD। CD मतलब क्या, अभी बाकी है, बैलेंस बाकी है, उसको आगे भेज दिया जाएगा। जब अगर मान लीजिए कहीं से अमाउंट लेके हम लोग लिखते हैं, लेके आते हैं, उसको बोलते हैं BD। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो दोनों तरफ बैलेंस के, पता चला एक तरफ बच गया, जो बचा हुआ अमाउंट है दोनों तरफ बैलेंस नहीं किया। जैसे 5,000 रुपये का मैंने मशीन खरीदा, अब 5,000 रुपया उसको नहीं दिया, मतलब हमने इसको अगर मान लीजिए 4,000 दिया, 3,000 अगर दिया, 3,000 लेके दिया, तो 1,000 रुपया तो बचा हुआ है। तो 1,000 रुपये वहां पे जो बचा हुआ है ना, वो अगला साल या अगला मंथ ट्रांसफर जब हो जाएगा, तो वहां पे 1,000 रुपये बचा तो हो जाएगा CD। और मान लीजिए हम अगला साल में ट्रांसफर, अगले मंथ में अगर ट्रांसफर कर दिए तो हो जाएगा BD। BD मतलब क्या, ब्राउट डाउन, मतलब पीछे से आगे की ओर ले गया, और CD का मतलब कैरी डाउन, उसको नीचे ले जाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है इंपोर्टेंट एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग कहां पे सीखेंगे बच्चा, जहां पे बैंक और कैश का ट्रांजैक्शंस होगा। कॉन्ट्रा एंट्री उस एंट्री को बोलते हैं, दिस एंट्रीज बोला गया अफेक्टेड कैश एंड बैंक, जहां पे कैश और बैंक की बातें होगा वहीं पे कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। कॉलम बोथ आर द सेम टाइम द इंडिकेट कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, C। सो इट्स मेंशन बोला यहाँ पे इन द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ द कैश बुक, सो फ्लोइंग इनटू टू केसेस रिजल्ट इन द कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने एग्जांपल्स लिया है, डिपोजिटिंग कैश इनटू बैंक 1,000 इट विल बी इंक्रीज बैंक बैलेंस, सो बैंक कॉलम इज डेबिटेड, फ्लैश बैलेंस विल बी डिक्रीज, सो कैश कॉलम इज क्रेडिटेड हो जाता है। मतलब ये 1,000 रुपया मैंने अगर मान लीजिए बैंक खाता में अगर जमा किया, तो बैंक में 1,000 रुपया चला जाएगा, और यहाँ पे कैश में 1,000 रुपया एंट्री होगा, तो तभी तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके की एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 1,000 इट विल बी इंक्रीज कैश बैलेंस, सो कैश विल बी डेबिटेड हो गया, मतलब ये डिक्रीज कर जाएगा। मतलब 1,000 रुपये मेरे पास आया तो कैश बढ़ा, बैंक घट गया, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मतलब कॉन्ट्रा। जहां पे कैश और बैंक की बातें होता है वहां पे क्या बनता है बच्चा, कॉन्ट्रा, जिसका सिंबल क्या होता है, C। अब बोला गया PT कैश बुक। PT कैश बुक किसको बोलते हैं, जहां पे खुदरा हिसाबबारी हम लोग को करना पड़ता है, एक के बार कैशियर को कुछ रुपया दिया जाता है, और वहां पे धीरे धीरे जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं PT कैश बुक। जैसे देखो, हेड कैशियर फिर PT कैशियर, ठीक है, एक हेड कैशियर PT कैशियर को देता है, फिर उसको हिसाब कर करके जो भी खर्चा होता है अलग अलग हेड, जैसे मान लो रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है, स्टेशनरी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये सब जो खर्चा, छोटे मोटे जो खर्चा बिजनेस में होता है ना, है कि नहीं, चाय पानी नाश्ता, ये सब के लिए छोटा मोटा जो खर्चा होता है, ये कौन संभालता है, तो PT कैशियर। PT कैशियर जो छोटा मोटा खर्चा करता है उसका भी हिसाब होता है। ठीक है, अब यहाँ बोला स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जैसे मैंने परचेज बुक, तो जितने भी हम लोग परचेज करेंगे, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, तो परचेज बुक में लिखेंगे, और परचेज रिटर्न बुक भी होता है। ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, कौन सा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज बुक में लिखा हुआ वैसे साफ साफ लिख दिया है। तो परचेज बुक में हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर लिखते हो तो कैश बुक में लिख देते हैं, ठीक है। और बोला कि परचेज ऑफ एसेट मीट ऑफ लॉन्ग टर्म या नॉट फॉर रीसेल, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है लेकिन रीसेल के लिए नहीं होता है। सेल्स बुक्स की बात करें, जहां पे सेल्स से रिलेटेड होगा लेकिन उधारी वाला होगा, कैश वाला नहीं होगा, ठीक है, सेल ऑफ एसेट के लिए। अब यहाँ पे बच्चा बोला गया परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट बुक, दिस बुक इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ गुड्स bought on the credit. The goods may be returned to the various regions such as goods bought being a defective, supply inferior quality। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मैंने जो सामान खरीदा था वो पूरे तरीके से डिफेक्टिव निकला, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, परचेज रिटर्न बुक। वही मैंने किसी को सामान बेचा था, फिर हमको क्या किया, वो रिटर्न कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न बुक। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बता दिया सिंपल भाषा में क्या होता है। तो दिस बुक इंक्लूड्स ऑल द रिटर्न ऑफ कस्टमर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो जो उधारी वाला होगा, सेल्स रिटर्न बुक जो क्रेडिट पे था, परचेज बुक जो उधारी पे था, क्रेडिट पे था, बाकी बात के लिए कैश बुक, तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होता है वो कैश बुक में बनाएंगे। अलग अलग सब्सिडरी बुक मतलब हेल्पिंग बुक होता है, जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग हम लोग बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो आई होप यहां तक मैंने आपको समझाने का कोशिश किया।
एंट्री को अब अगले क्लास में हम लोग आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। आज का जो क्लास था, आज का जो वीडियो था, वो था सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़े हैं जो कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, कितने अप्रोच से हम लोग अकाउंट्स को बनाते हैं, चाहे इक्वेशंस मेथड की बात करें, मॉडर्न मेथड से बातें करें या गोल्डन रूल से बातें करें, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग अलग अलग प्रकार के जो है ना बुक के बारे में देखे हैं, सुने हैं, और उसके बाद जर्नल एंट्री के बारे में देखे हैं। ये सब जो था बच्चा, वो था एक इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।